कैसे हैं आप लोग? हाल चाल ठीक है? टुडे आई विल टीच यू फिजिक्स ऑफ क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सभी लोग जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी एक कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके अनुपस्थिति में, जिसके अब्सेंस में अगर हम लाइफ के लिए इमेजिन करें वो भी डिसऑनेस्टी होगी। इलेक्ट्रिसिटी इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है, हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। इन एवरी फील्ड, लाइक रेलवे ट्रेन्स, लाइक इन हॉस्पिटल्स, लाइक कंप्यूटर्स, so many things are operated using electricity. That is why electricity has become an initial and important part of our life. तो हमारे जीवन का ये बहुत ही आवश्यक पार्ट बन चुका है। तो बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग कहाँ से? इलेक्ट्रिक चार्ज से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? आप जानते हैं एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ, एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स। हर पदार्थ, हर सब्सटेंस एटम का बना हुआ है और एटम में न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होती है। और जब कभी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो वह सब्सटेंस चार्ज्ड सब्सटेंस बन जाता है और उस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। तो जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है या इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इसके कारण उस पर एक ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप होती है कि उसमें वह इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करने लगता है। तो बच्चों, यही प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाएगी? चार्ज कहलाएगी। तो आइए अपन चार्ज का हेडिंग लगाते हैं और लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। The property of a substance, the property of ये substance that produces an electric force and magnetic force on it is called इलेक्ट्रिक चार्ज और जनरली चार्ज। क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज। जनरली हम इसे केवल चार्ज भी कहते हैं
यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज, तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज का लग गया पता। अब इसके आगे पीछे की कुछ कहानी होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी ने खोजा होगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता लगाया था कूलॉम्स ने, इसीलिए उनके सम्मान में हम इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलाम रखते हैं, जो एसआई यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का में एक्सेप्टेड है। और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। यहाँ पे मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर किसी क्वांटिटी को आप लिखते हैं, क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको मेजर किया जा सके, वो कहलाती है क्वांटिटी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे मेजर किया जा सकता है और इसका यूनिट क्या है? कूलाम है। और इसे हम दिखाएंगे किससे? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। तो क्वांटिटी को आप स्मॉल लेटर से डिनोट करो या कैपिटल लेटर से डिनोट करो। बट यहाँ ध्यान रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द यूनिट्स, ज्यादातर यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे ही रखे गए हैं, इसीलिए जब भी आप यूनिट लिखिएगा तो कैपिटल लेटर का यूज हमेशा कीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप प्रेशर का यूनिट पास्कल लिखते हैं तो कैपिटल पी लिखेंगे, अगर आप फोर्स का यूनिट न्यूटन लिख रहे हैं तो कैपिटल एन लिखेंगे, एंड सो ऑन। समझ ही गए हो कि इसी प्रकार से। तो बच्चों चार्ज इज डिनोटेड, चार्ज इज डिनोटेड बाय लेटर Q और Q। अभी मैं बताया स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, एंड इट्स SI यूनिट इज कूलाम। कूलाम रिप्रेजेंटेड बाय ऑलवेज विथ कैपिटल C। तो बच्चों आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया चार्ज क्या होता है और चार्ज को किस लेटर से दर्शाते हैं और चार्ज का यूनिट क्या होता है। अब प्रश्न आता है चार्ज ये कितने प्रकार के होते होंगे। तो बच्चों चार्ज जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। तो देयर आर two types of charges. There are two types of charges. Number one, positive charge and इसके लिए स्टोरी भी है कि जब भी हम ग्लास राड को कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया में जो रेशम का क्लॉथ होता है, रेशम का कपड़ा होता है, वह नहीं, वह गिरा बेसिक अर्थात वह नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो कांच का जो ग्लास राड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसी के अपोजिट अगर हम एबोनाइट का राड ले लें और उसे कैट के फर में तो रोया, अगर हम कैट के फर से उसको रगड़ें तो हम पाते हैं कि एबोनाइट का राड ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और वहीं पे हमारा कैट का फर एबोनाइट का राड नेगेटिव चार्ज होता है, एबोनाइट की राड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब हम ग्लास राड को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रेशम का कपड़ा नेगेटिव चार्ज होता है, ग्लास का राड पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि अगर हम यही प्रोसेस करते हैं एबोनाइट की छड़ के साथ, एबोनाइट की राड के साथ, और उसको बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, खाल पे रोया होता है,
सब मिला के बिल्ली के बाल से रगड़ते हैं तो इस प्रोसेस में एबोनाइट का रॉड नेगेटिव चार्ज ग्रहण कर लेता है, यानी एबोनाइट का रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये देखा गया कि जब एबोनाइट की रॉड और ग्लास की रॉड को आसपास लाया गया तो दोनों में अट्रैक्शन पाया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो सेम चार्ज होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अब यहाँ पे आता है चार्ज का हम सबसे छोटा कितनी क्वांटिटी पा सकते हैं, कितनी क्वांटिटी पा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, अगर हम टाइम की बात करें तो कम से कम 1 सेकेंड ऐसा टाइम है जो हम घड़ी में भी देख सकते हैं, 1 सेकेंड क्लियर दिखता है। इससे छोटा भी टाइम होता है मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, वो हमें स्पष्ट दिखता नहीं। इसी प्रकार से जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, इससे छोटा चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सिंगल पार्टिकल पर इससे छोटा चार्ज नहीं है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता हो। तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला सबसे कम चार्ज रखने वाला इलेक्ट्रॉन है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। आप जानते हैं कितना वैल्यू होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। समझ गए? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे अगर आपसे कहा जाता है, यहाँ पे आप जान गए, अगर आपसे कहा जाता है कि मेरे पास 2.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है। बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? तो आप जानते हैं, अभी मैंने बताया कि सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इक्वल टू द चार्ज ऑन ए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन की चार्ज की होती है वही मैग्नीट्यूड प्रोटॉन की चार्ज की होती है। इस कारण से एक दूसरे के चार्ज को ये लोग कैंसिल करते हैं और किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं आने पाता। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसका मतलब उसमें 1e नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, दिस मीन्स उसमें 2e का नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर किसी ऑब्जेक्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आ गया तो हम कह सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट 3e का चार्ज इस पर हो गया। अब यहाँ 3e को हम 3 को इसी प्रकार अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 4e का चार्ज आ जाएगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 5e का चार्ज आ जाएगा। तो अगर इसी प्रकार से n इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ne का चार्ज आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये चार्ज संभव है या नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिनोटेड बाय n। यहाँ पे जो हम बोले 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम कंपेयर करें n इलेक्ट्रॉन से तो n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑलवेज होल नंबर में होती है, ऑलवेज होल नंबर में होता है। तो हमें चेक करना है कि ये जो चार्ज दिया गया है कि क्या नेचर में इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन कर लेंगे किससे, Ne इक्वल इतना, ये चार्ज है ना, तो Ne इक्वल इतना। हम जानते हैं कि Q इक्वल क्या होता है, चार्ज, और चार्ज इक्वल Ne इक्वल टू इतना। हेंस सो दैट n इक्वल वैल्यू ऑफ E इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बाई स्मॉल e। अब स्मॉल e मीन्स यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दिस मीन्स यही इलेक्ट्रॉन के भी चार्ज का मैग्नीट्यूड है और यही प्रोटॉन के भी चार्ज का मैग्नीट्यूड है।
लेकिन जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो माइनस की साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। 10 पावर माइनस 19 कूलम, 10 पावर माइनस 19 कूलम कैंसिल हुए, क्या आ गया, पॉइंट भी कैंसिल, 28 बाई 16, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, क्या आ गया 7/4। क्या आपको लगता है ये कोई होल नंबर है? नहीं, ये कोई होल नंबर नहीं है, नॉट ये होल नंबर, नॉट ये होल नंबर। अब यहां पे बच्चों इतना चार्ज तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास 7/4 इलेक्ट्रॉन। तो 7/4 का मीनिंग होता है 1.75। अब कहीं इलेक्ट्रॉन भी पॉइंट में आएंगे तो अब हम कह सकते हैं कि सर इतना चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर मुमकिन नहीं है। समझ में आ चुका है? तो इसे मिटा दें। चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज समझ में आ गया है, और हम बात कर लें आगे। अभी कुछ जो हमने यूनिट लिया है कूलाम साहब के नाम पे लिया है, और एक कूलाम चार्ज लगता है 2 4 5 इलेक्ट्रॉन के आ जाने से पूरा हो जाएगा। आइए देखते हैं कि एक कूलाम चार्ज कितना बड़ा चार्ज है, और एक कूलाम चार्ज देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को एक साथ आना होगा। आइए निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें चार्ज दिया गया है, चार्ज यहाँ पे हमें चार्ज दिया गया है कितना, चार्ज इक्वल 1 कूलाम का चार्ज दिया गया है। हम जानते हैं कि Q इक्वल Ne होता है, और Ne बराबर दिया गया 1 कूलाम, सो दैट N इक्वल 1 कूलाम बाई E। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 1.0 लिखते हैं, 1.0 कूलाम अपान 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। तो इस प्रोसेस में हम कूलाम कूलाम कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे हम ए भी कैंसिल करते हैं, तो हमें मिल गया 10/16 इंटू 10 पावर। आप जानते हो जब किसी नंबर को ऊपर ले जाते हैं नीचे से तो उसका एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ नीचे 10 पावर माइनस 19 है, ऊपर आएगा तो हो जाएगा 10 पावर प्लस 19, प्लस का साइन नहीं लगता। अब बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए हम अगर एक 10 इधर कर लें तो यहाँ हो जाएगा 10 पावर 18 और ये हो जाएगा 100। तो 10 पावर 18 यहाँ पे बच जाता है। अब आगे 100 आ चुका है, 100 बाई 16। अगर हम इसको सॉल्व करने आगे तो 16 6 जा 96, 6.4040, तो 16 2 32, 65 जा 80, तो यह आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18। तो बच्चों यहाँ पे n क्या हमारा डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अर्थात अगर कहा गया हमसे कि किसी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलाम का चार्ज है, तो हम जान सकते हैं कि या तो उस सब्सटेंस से 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन ले लिए गए हैं, या फिर उसे 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं। लेकिन अगर उसे 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन दे दिए गए हैं तो यह चार्ज का नेचर कैसा होगा, नेगेटिव है। और अगर उस पदार्थ से इतने इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए हैं तो उस पदार्थ पर 1 कूलाम का चार्ज पॉजिटिव होगा। इतना समझ में आ चुका आप लोगों के? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे हम आपको बताते हैं बच्चों ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब आप समझ चुके हैं कि अगर इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 625 के बाद
16 टाइम्स 0 लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या है कि आप ट्राइलियन तक लिखेंगे तब भी कम पड़ जाएगा। अब सोचिए इतने इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ आता है करंट, एक और आता है करंट। करंट इज कॉल्ड एज, करंट को हिंदी में बोलते हैं धारा। तो क्या अगर हम गिलास से पानी गिरा देते हैं तो क्या कोई बोलता है पानी की धारा आ गई? नहीं। धारा तो उसको बोलते हैं, करंट तो उसको बोलते हैं जिसमें कुछ ताकत हो। धारा तो उसको बोलते हैं, करंट तो उसको बोलते हैं जिसमें कुछ ताकत हो, फोर्स हो। आप देखते हैं एक अगर नदी की धारा आती है तो पेड़ को काट ले जाती है, यहाँ तक सड़क को काट देती है, पेड़ को उखाड़ ले जाती है। तो धारा में ताकत होगी। अब कब होगी ताकत? जब धारा ऊंचाई से आएगी नीचे की ओर, तो धारा में ताकत बढ़ेगी। अर्थात धारा में पोटेंशियल भी होता है। और हमेशा नदियों का बहाव अगर आप देखेंगे तो पहाड़ों से समुद्र की ओर होता है, अर्थात ऊंचाई से नीचे की ओर। अगर आपने कक्षा में पढ़ा है तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, जो होता है mgh, अर्थात हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल। तो जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है तो उसमें एक फोर्स नीचे की ओर हमेशा बढ़ता जाता है। और एक करंट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं करंट कैसे काम करता होगा। और तो बच्चों, जब ए ग्रुप ऑफ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन ए ग्रुप ऑफ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम ए पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल पासिंग थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, जब किसी कंडक्टिंग वायर से किसी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉनों का ये बहुत ह्यूज ग्रुप जब निकल पड़ता है, और आप जानते हैं कि इनकी स्पीड c की स्पीड होती है। c मीन्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इलेक्ट्रॉनों का पूरा एक ग्रुप, एक बहुत विशाल ग्रुप, बहुत बड़ी संख्या में जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे, और भी कंडक्टिंग वायर से, क्योंकि इनका नेचर है जिस प्रकार से साउंड का नेचर है कि साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। बच्चों इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज का ये नेचर है कि इलेक्ट्रिक चार्ज उन्हीं पदार्थों में फ्लो होगा कुछ सिलेक्टेड, जिनमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बच्चों ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल धातुएं जो होती है मेटल्स, तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में उनके 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होती हैं, और यही सरफेस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारा चार्ज आसानी से फ्लो होता है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी आ रही होगी आप लोगों को, मैं वो डिफिकल्टी आपकी दूर करने की कोशिश करता हूँ। और ये हम ले लेते हैं कंडक्टिंग वायर को देखते हैं। तो बच्चों कंडक्टिंग वायर भी आप जानते हैं मेटेलिक है, अर्थात ये भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। इसके अंदर कुछ आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा मोशन करते हैं? जिग-जैग मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं बच्चों? जिग-जैग में जो कोई नियमित गति उनकी नहीं होती, नहीं होती, यूं किसी भी डायरेक्शन में कोई पैटर्न फॉर्म नहीं होता। इससे अगर ऐसे घूमेंगे तो हम कहेंगे सर्कुलर, उनकी मोशन सर्कुलर है। सीधी लाइन पे जाएंगे तो बोलेंगे लीनियर है, लेकिन उनकी कोई डेफिनेट मोशन नहीं होता। तो अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन बना दें तो आप समझ सकते हैं कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, यानी उनके मोशन का डायरेक्शन कोई निश्चित नहीं रहता। किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं। किस समय? जब इस पर कोई पोटेंशियल क्रिएट ना हो, तो जिग-जैग मोशन करते हैं, और इधर से उधर अनियमित, कोई पैटर्न उनका फॉर्म नहीं है मोशन का। तो बच्चों इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन आजादी के साथ मस्ती करते हुए रहते हैं। ये हमने एक सॉलिड क्रिस्टल लिया है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब हम इनके दोनों एंड पर पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं।
अभी हम पोटेंशियल की चर्चा करेंगे आगे। तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है उस समय। जैसे आप सोच लेंगे कि ये सर इलेक्ट्रॉन तो सबसे तेजी से, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो मैंने स्पीड आपको बताया अभी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी c, तो c इक्वल 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। इन वैक्यूम किसमें होता है? वैक्यूम में होता है, निर्वात में होता है, इतनी स्पीड। और ये इलेक्ट्रॉन इतने ही स्पीड से कंडक्टिंग वायर में भी फ्लो होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं बता दूं कि जब हम पोटेंशियल क्रिएट करते हैं तब इनकी क्या स्थिति होती है और ये किस प्रकार से इतनी स्पीड गेन कर पाते हैं। अभी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के मोशन का कोई डायरेक्शन नहीं है, और एज सून एज वी अप्लाई पोटेंशियल एट द टू एंड्स ऑफ ए इलेक्ट्रिक कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है, जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो बच्चों हम जो ही ये हमारी बैटरी, अगर हम इस पे क्या क्रिएट कर दें, पोटेंशियल क्रिएट कर दें, तो तुरंत आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सारे सिरे क्या हो जाते हैं, तुरंत एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। और बच्चों वे बहुत ही इजीली सॉलिड के अंदर भी मोशन कर लेते हैं, और उनके इस स्पेशल मोशन करने के तरीके को हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड यहाँ नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों की ये ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है, DRIFT, ड्रिफ्ट स्पीड। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर के दोनों एंड पर पोटेंशियल क्रिएट की जाती है तो वो कौन सी स्पीड चलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड से चलते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है? किसी सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉनों का मोशन जिस समय उन पे पोटेंशियल क्रिएट हो, ड्रिफ्ट स्पीड कहलाता है। बच्चों ये समझ में इतना आ चुका होगा आपके, मिटा लें। तो हेडिंग क्या लगाएंगे? फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड ए वायर। तो किसी वायर के अंदर कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और बच्चों अब हम आपको और भी चीजें बताएंगे। इलेक्ट्रिक करंट पहले बताएंगे और समझ गए कि इलेक्ट्रिक करंट यही है जो इलेक्ट्रॉनों का बैंड निकला है, जो बारात निकली इलेक्ट्रॉनों की, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। अब वैसे भी आप जो डिफिनेशन दे सकते हो इलेक्ट्रिक करंट का, वो होता है द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। दिस मीन्स यूनिट टाइम में किसी पॉइंट से किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के किसी फिक्स क्रॉस सेक्शन पॉइंट से जितनी क्वांटिटी में चार्ज फ्लो होता है, हम उस कंडक्टिंग वायर में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो बच्चों हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर बता दीजिए। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज, जनरली हम इसे करंट भी कहते हैं, अक्सर कहते हैं हमको करंट मार दिया। तो इलेक्ट्रिक करंट जल्दी नहीं बोलते, लेकिन जब हम करंट की बात कर रहे होते हैं तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि करंट क्या, पानी के बारे में तो पढ़ाएंगे नहीं, वो इलेक्ट्रिक करंट ही होगा। इसको हम डिफिनेशन ऐसे दे देते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called, the rate of flow of charge is called
इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इलेक्ट्रिक सिटी को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट is denoted by आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। इसको आप स्मॉल और कैपिटल दोनों से दर्शा सकते हैं, दोनों से लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्मॉल आई और कैपिटल आई एंड इट्स SI unit, its SI unit is एम्पियर जिसे हम शॉर्ट में कैपिटल ये से दिखाएंगे। इसे भी क्या आप दिखा सकते हो स्मॉल लेटर से? क्या दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि ये एम्पियर साहब के सम्मान में नाम दिया गया है और किसी का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है, इसलिए सदैव ऑलवेज रिटन कैपिटल। तो बच्चों आगे पढ़ लेते हैं। एंड इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो बच्चों अगर हम मैथमेटिक्स में एक्सप्रेस करें तो क्या लिखेंगे? I फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू Q बाई टी, Q बाई टी। तो यहाँ पे बच्चों हमेशा जब भी आप एक फार्मूला पाएं तो उससे जितने क्वांटिटी उसमें कंबाइन हो उतने फार्मूले तुरंत जनरेट करें। यहाँ पे आपको 3 फार्मूले मिलेंगे जिन्हें आप बना सकते हो। Q इक्वल्स आई टी, समझ में आ रहा है? अब फिर बनाएंगे हम T इक्वल Q अपॉन I। बच्चों हमारा ये I क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, जो फ्लो होने वाले चार्ज और टाइम के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम पूछे एम्पियर किसे कहते हैं तो बच्चों एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो इस प्रकार से अगर कहीं सॉल्व करने पे हमें मिलता है कूलम पर सेकंड तो हम उसे क्या लिखेंगे? एम्पियर लिखेंगे। और एज पर नीड आवश्यकता अनुसार हम ए की जगह पे भी यानी ए को भी हम सी पर सेकंड से कूलम पर सेकंड से रिप्लेस करेंगे। समझ आ गया बच्चों? तो इसको भी मिटा दें। अब प्रश्न आता है एक एम्पियर करंट क्या होता है? जनरली ऑफन आस्क होता है, हमसे बोर्ड में पूछा जाता है व्हाट इज 1 एम्पियर करंट? 1 एम्पियर करंट क्या है? तो आइए आपको समझाते हैं 1 एम्पियर करंट क्या है। अरे साहब आपको पता है कि Q बाई टी की वैल्यू 1 आ जाए, दैट इज 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट क्या है? 1 एम्पियर करंट कैसे आएगा? अगर Q बाई टी की वैल्यू 1 आ गई तो
आ जाएगी 1 एम्पियर। तो आप कह सकते हो, क्या करो फट से, Q और T, Q और T, Q की वैल्यू 1 रख दो। अब Q का यूनिट क्या होगा, कूलम। T की वैल्यू 1 रख दो, यूनिट क्या होगा, सेकेंड। अब कह सकते हैं जब किसी कंडक्टर में यूनिट टाइम में, जब किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है, तो उस कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो होना कहलाती है। करंट मींस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, आई। समझ में आ गया? तो पूछा जाएगा व्हाट यू विल बी आस्क्ड डिफाइन 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट की डिफिनेशन दीजिए। तो कहेंगे व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज through a conducting wire in 1 second, this is called 1 ampere current. ओके, तो मिटा लेते हैं इसको, इलेक्ट्रिक करंट हो गया हमारा। अब बच्चों आगे पढ़ लेते हैं हम लोग पोटेंशियल। तो बच्चों पोटेंशियल क्या होता है, आप जानते हो, किसी द एनर्जी possessed by an object due to virtue of its position। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, जो वो एनर्जी प्रोसेस करता है, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों आज पोटेंशियल हम लोग कुछ इसी प्रकार पढ़ते हैं और सोचते हैं। चलिए हमें बताइए कि अगर आप कोई चार्ज किसी ऑब्जेक्ट से जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब उस ऑब्जेक्ट पर, उस सब्सटेंस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट प्रोटॉनों के नंबर के बराबर हैं, तो वो कैसे हैं, न्यूट्रल है। वो सब्सटेंस कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अब आप अगर इस सब्सटेंस से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करें, आप ड्रैग करें, खींचिए, पुश कीजिए, तो चूंकि बिकॉज देयर इज ए लॉट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड देम। तो जो उनके अराउंड, जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी नेगेटिव चार्ज के कारण न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए ये लॉट ऑफ बहुत सारे प्रोटॉन जिनकी पॉजिटिव चार्ज है में आकर्षण फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जब हम उनसे दूर खींचेंगे, इलेक्ट्रॉनों को दूर ले जाएंगे, तो हमें अगेंस्ट वर्क करना होगा, हमें कुछ वर्क करना होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों के? भाई अगर हम किसी सब्सटेंस से, जैसे किसी सब्सटेंस को पॉजिटिवली चार्ज अगर बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं हम, उससे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। सपोज करो अगर मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो मेरे अंदर उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। तो अगर आप मेरे इलेक्ट्रॉनों को मुझसे अलग करोगे, क्योंकि मुझसे मतलब उनके प्रोटॉनों से अलग करोगे, तो आपको अपोजिट फोर्स लगाना होगा, बल लगाना होगा, और ये जितना उन्हें दूर आप लेके जाओगे उतना ज्यादा वर्क आपको करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो आइए अब डिफाइन करते हैं हम लोग पोटेंशियल। हेडिंग लगा लीजिए। पोटेंशियल बच्चों पोटेंशियल समझ लेते हैं क्या होते हैं। अगर हम, चलिए बच्चों यहां से आप समझ जाते हो, ये कोई पॉइंट है ये, और ये अनदर पॉइंट है बी। दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ओवल बना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सर्कुलर होता है। मान लेते हैं हम सम पॉजिटिव चार्ज
हम कुछ पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद किसी पॉइंट ए तक लेकर आते हैं। अंडरस्टैंड? मान लेते हैं हम इन्फिनिटी से, जिसकी डिस्टेंस नहीं दी जाती, तो हम इन्फिनिटी से कुछ पॉजिटिव चार्ज से क्यू, हम कुछ पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं क्यू। क्या लेके आते हैं? क्यू लेकर आते हैं। ठीक है, तो कहाँ लेके आते हैं? इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लेके आते हैं। तो मान लेते हैं यहां तक लाने में हमें W1 वर्क करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा? W1 वर्क करना पड़ा। अब मान लेते हैं कि ये Q की कुछ तो वैल्यू होगी 2e 3e, क्योंकि चार्ज है और चार्ज हमेशा क्या होता है? Ne। समझ रहे हैं आप? क्या होता है? Ne। तो यहाँ पे E इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहा है, बल्कि पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है, प्रोटॉन दिखा रहा है। तो अगर आप Ne को लेके आए और यहां तक W1 वर्क करना पड़ा, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बता दो आप कि अगर आप केवल E ही लेकर आते तो कितना काम करना पड़ता? तो हम क्या करेंगे, ये जितना चार्ज है तो हमें चार्ज 1 कूलाम का चार्ज। अब हम बात करेंगे SI स्तर पर, तो ये चार्ज क्या 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कोई मायने नहीं रखता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो हम यहाँ पे अब बड़े चार्ज की कल्पना करेंगे जो कुछ कर सके। तो हम कल्पना करेंगे बच्चों, यहाँ n की वैल्यू होगी ये 1 कूलाम। तो हम अब कह सकते हैं कि जब किसी इन्फिनिटी पॉइंट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए तक 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज लाने में अगर W1 काम होता है, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों W1/Q होगा। क्या होगा? W1/Q। तो हम डिफिनेशन देते हैं, the work done to bring 1 unit positive charge from infinity to ये पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric potential of that point means वह पॉइंट जिसकी हम इमेजिन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट से ये। समझ गए बच्चे? हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो वर्क
डन किया गया 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को लाने में पॉइंट ए तक, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय। अब पोटेंशियल किसका नाम है? किसी क्वांटिटी का या किसी यूनिट का? क्वांटिटी का नाम। कैन बी रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर एज वेल एज कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे डिनोटेड बाय हम लिख सकते हैं स्मॉल बी और कैपिटल बी। तो बच्चों पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल बी या कैपिटल बी से। एंड वर्क डन बाय। अब वर्क इज आल्सो ए क्वांटिटी, वर्क भी एक क्वांटिटी है, उसे भी हम स्मॉल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्क डन बाय एंड वर्क डन इज डिनोटेड बाय W, स्मॉल w और कैपिटल W। एंड SI यूनिट बोल्ट। एंड SI यूनिट क्या होगा बच्चों? बोल्ट, जिसे हम ऑलवेज कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज बोल्ट इज द नेम ऑफ ए यूनिट एंड गिवन विथ टू रेस्पेक्ट ए साइंटिस्ट। ये प्रॉपर नाउन है इसलिए ऑलवेज कैपिटल लिखेंगे। इतना समझ में आ गया आप लोगों के? बोल्ट। तो अगर B इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? नो, W बाई क्यू। यहां पे आप देख रहे हैं कि आप इससे 3 एक्सप्रेशन आप देन कर सकते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला बना है, 3 लेटर्स हैं, आप 3 फार्मूले बना सकते हैं और बना लीजिएगा। लेकिन बच्चों इसी के साथ हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अभी हमने बताया था कि इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में अगर W1 काम किया गया हो, लेकिन बच्चों अगर सीधे आप अगर आप B तक लेके आते, अगर इन्फिनिटी से जब हम इन्फिनिटी से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट टू ए पॉइंट A एंड देन टू पॉइंट B, देन देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन वर्क डन। तो वर्क डन में कुछ डिफरेंस होता है। आप समझते हैं कि अगर यहां तक लाने में W1 कार्य हुआ होगा, W1 वर्क हुआ होगा, और यहां तक लाने में अगर W2 कार्य हुआ हो, अगर यहां तक कितना वर्क होगा? W2। हम मानते हैं कि 1 कूलम चार्ज को अगर आप पॉइंट ए तक लेके आते तो कितना वर्क करना पड़ता बच्चों? चलिए हम कूलम भी ना कहें, हम कहें अगर आप Q चार्ज पॉइंट ए तक लेके आते तो W1 काम करना पड़ता। अब अगर आप लेके आते हैं पॉइंट B तक तो आपको W2 कार्य वर्क करना पड़ा। तो यहाँ पे बच्चों अब दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है अगर देख लेते हैं। अगर यहाँ का पोटेंशियल B1 मान लें और यहाँ का पोटेंशियल B2 मान लें, तो बच्चों अगर B2 माइनस B1 ये हमारा क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि जितना वर्क यहाँ लाने में करना होगा, यहाँ लाने में उससे थोड़ा ज्यादा वर्क करना होगा। इस प्रकार जितनी पोटेंशियल यहाँ होगी उससे यहाँ थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल होगी। तो इस प्रकार से दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाएगा और इसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों B2 माइनस B1 क्या हो जाएगा? W2 माइनस
W1/Q। तो बच्चों अगर हम B2 माइनस B1 को भी B से रिप्रेजेंट कर दें तो हमें मिल जाएगा B इक्वल, अगर W2 माइनस W1 को हम W से करें कुछ तो वर्क आएगा। सपोज यहां तक लगा 50 जूल, यहां पे लगा 75 जूल, तो W2 की वैल्यू क्या हो गई 75 और W1 की क्या होगी वैल्यू 50। अंडरस्टैंड। अगर बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल रहा हो 10 और यहाँ पे रहा हो 15, तो आप समझ सकते हैं कि कितने कूलम आया है चार्ज, और यहाँ Q बराबर है कितना हमारे पास, Q इक्वल टू आया है 5 कूलम। Q इक्वल टू 5 कूलम। बच्चों हम चेक कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे B की वैल्यू कितना होगा 10 होगा, यहाँ पे 15 होगा, चेक कर सकते हैं आप। तो अगर हम B2 माइनस B1 को रिप्रेजेंट करें B से और W2 माइनस W1 को रिप्रेजेंट करें किससे, W से, और Q तो वही रहेगा। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस भी यही होता है। तो आइए समझ गए आप लोग, समझ गए हैं। देखते हैं यहाँ पे W1 की वैल्यू क्या है 50 बाई W1 की वैल्यू 50 बाई Q इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 वोल्ट। क्या आ जाएगा 10 वोल्ट। यहाँ पे W2 75 बाई यहाँ पे हमने लिखा 15 बाद में, लेकिन कितना Q है, Q की वैल्यू 5C है, तो क्या हो जाएगा 75 बाई 5 इक्वल टू 15 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। क्या हो जाएगा 15 वोल्ट। तो क्या बच्चों दोनों पोटेंशियल, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, नहीं। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम PD दिखाते हैं, जिसे B लिखते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, क्या आया देख सकते हो W2 क्या है W2 75 माइनस W1 50 बाई Q, तो कितना आया ऊपर 25। अब वर्क डन। अगर वर्क है तो वर्क का यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल। क्या होता है जूल। और इसको रिप्रेजेंट कर दे कैपिटल J से। आप भी सोच रहे होंगे कि हर जगह कैपिटल क्यों कैपिटल आता है, इतना ज्यादा कैपिटल, क्योंकि ये जूल साहब थे साइंटिस्ट। अब हम साइंटिस्ट का नाम स्मॉल तो लिख नहीं सकते, तो क्या यूज करना पड़ेगा हमको, कैपिटल यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पे ये भी जूल, तो जूल कॉमन ले लिए, और ये 25 जूल अपॉन Q की वैल्यू क्या है बच्चों 5 कूलम। तो बच्चों काटने पे क्या आ जाएगा 5। अभी 5 क्या कहलाएगा जूल पर कूलम। तो बच्चों इसको आइए कुछ नाम दे दें। अरे बहुत फेमस हैं वो वोल्टा साहब, जिनके नाम पे वोल्टा मीटर बना हुआ है। तो वोल्टा साहब है, बहुत फेमस हैं। तो जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। इसे हमेशा कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों इसको लिख लीजिए, और फिर हम लोग हेडिंग लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लीजिए फटाफट। हो गया, निकाल दें। और ये आज पूरा चैप्टर का एक साथ किया जा रहा है, तो समय जरूर लग रहा है ज़्यादा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हाँ आप लोग इसकी समझ में आ रहा होगा। देखिए छोटी छोटी चीज़ें अगर अभी हम डाउट नहीं क्लियर करते तो हम नीट और IIT क्रैक करना भूल जाएं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। इसी पे हम आगे बढ़ते हैं।
पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस को हम शॉर्ट में लिखते हैं पीडी और इसे रिप्रेजेंट करते हैं बी से या कैपिटल बी से। कैपिटल बी या स्मॉल बी किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिखिए द वर्क डन to bring the work done to bring one unit positive charge from ये पॉइंट ये टू एंड अदर पॉइंट बी in an electric field in an electric field the work done to bring one unit positive charge from a point A to another point B in an electric field is called potential difference between A and B. Is said to be potential difference पोटेंशियल डिफरेंस। बाकी हमने बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड by small b or capital B and its SI unit is volt. Volt is same as बच्चों वोल्ट क्या होता है? जूल पर कूलम, J/C। and is denoted
बाई कैपिटल लेटर B। Hence, अगर किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में अगर वर्क किया गया हो, डब्ल्यू वर्क की हुआ हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू डब्ल्यू बाई, और अगर चार्ज लाया गया हो क्यू तो बी इक्वल डब्ल्यू क्यू। दूसरा इससे बना सकते हो आप डब्ल्यू इक्वल बी क्यू। बच्चों यहां थर्ड बना सकते हो आप लोग क्यू इक्वल डब्ल्यू बाई बी। तीनों फार्मूला आपको याद रहेगा, तब तक लिखिए, तो जल्दी कीजिए नहीं तो मिटा लेंगे। Water current needs no material matter for its propagation। हम जानते हैं कि वाटर करंट को फॉलो करने के लिए किसी प्रकार के मटेरियल मीडियम की नीड नहीं होती, लेकिन बच्चों हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज को फॉलो होने के लिए विशेष प्रकार के ऐसे मटेरियल की जरूरत होती है जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, क्योंकि अपने में से जो मटेरियल चार्ज को फॉलो होने देते हैं उन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अब बच्चों जो अपने में से बहुत डिफिकल्टी से फॉलो होने देते हैं, बहुत मुश्किल से फॉलो होने देते हैं, उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। लेकिन कुछ मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को एकदम नहीं फॉलो होने देते, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो अब हमें बता दीजिए कि आप लोग चप्पल पहन के बिजली का तार छू लेते हैं, तब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो नहीं होता, यानी हमें करंट का झटका नहीं लगता, हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। इसका मतलब चप्पल हमारा जो स्लीपर हमारा जो किसका बना है? रबर का। तो रबर बच्चों कैसा पदार्थ है? इंसुलेटर है। इसी प्रकार से हम ड्राई वुड, प्राय ड्राई बम्बू, सूखे बांस से लोग बिजली का तार छूते हैं। अब लेकिन बिजली के तार से उस व्यक्ति तक जो छूता है सूखी लकड़ी लेकर के, उसके शरीर तक आवेश मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो होकर नहीं आता। इसका मतलब सूखी लकड़ी में इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो नहीं होता, तो सूखी लकड़ी क्या है? हमारा इंसुलेटर है। अब देखते हैं अगर कहीं गलती से हमारा शरीर नंगे तार को छू लेता है तो हमको एक शॉक लग जाता है, यानी हमारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी फॉलो कर सकती है बच्चों। तो हमारा शरीर कैसा है? हमारा शरीर इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है। कैसा है? इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है। और कुछ सेमी कंडक्टर में आपको बताता हूं, आप लोगों ने देखा होगा सोलर पैनल लगा हुआ। तो बच्चों सिलिकॉन ये हमारा सेमी कंडक्टर है, यानी ये बहुत मुश्किल से चार्ज को अपने में से होकर फॉलो होने देता है। तो मटेरियल्स दैट अलाउ टू फॉलो इलेक्ट्रिक चार्ज in them with a great difficulty are said to be insulators। क्या कहते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। अब आगे हम लोग आप पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, लेकिन उसके पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं, यहां पे डायग्राम बना दूं।
बच्चों यहाँ पे ये हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बच्चों, हम बच्चों एक फिगर दिख रहा है, या फिगर हम हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। पहले लगाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज अपने आप सेल्फ ऑटोमेटिकली किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जा सकता। इसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट करने के लिए, दूसरे पॉइंट तक भेजने के लिए हमें कुछ पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रिसिटी चलती है, फ्लो होती है, उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। तो कुछ गुड कंडक्टर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन्हें हम कंडक्टिंग वायर के रूप में यूज करते हैं। तो बच्चों हम क्या लेते हैं, लेकिन एक चीज उसके पहले हो जाए। अभी हमने आपको पढ़ाया पोटेंशियल। तो बच्चों आप बता दीजिए, मान लीजिए मेरे हाथ में एक सिलेंड्रिकल पाइप है और उस पाइप में वाटर भरा है। वो पाइप एक सिलेंड्रिकल पाइप है हमारे हाथ में, सिलेंड्रिकल पाइप वो पूरा पानी से भरा है। बच्चों अगर दोनों तरफ का हाइट, अगर दोनों तरफ की हाइट बराबर रहेगी तो क्या किसी तरफ लिक्विड फ्लो होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी एक तरफ की पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो जिधर ऊंचाई रहेगी उधर से वाटर फ्लो होकर नीचे वाली तरफ जाएगा। बच्चों इसी प्रकार से एक मेथड है, एक सोर्स, इलेक्ट्रिक सोर्स, जिसे हम सेल कहते हैं। सेल आप लोगों ने देखा होगा, सेल नहीं देखो तो घड़ी में लगा होता है सेल, टॉर्च में लगा होता है सेल। तो बच्चों एक सेल और टॉर्च में जब दो सेल लगता है तो उसे बैटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी। तो सेल क्या है? सेल इज ए सोर्स, सेल इज ए सोर्स। ये सेल क्या होता है? यही सेल देखिए, यहाँ ये दोनों तार हैं, दोनों तारों के दोनों एंड पे ये कंडक्टिंग वायर है। तो कंडक्टिंग वायर के दोनों एंड पर यह पोटेंशियल क्रिएट करेगा। क्या करेगा? पोटेंशियल, यानी तार के ये कंडक्टर के एक एंड का पोटेंशियल बढ़ा देगा, एक का कम रखेगा। आपने सेल देखा होगा तो लिखा होता है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट, इसका मतलब यह होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल निगेटिव टर्मिनल की कंपैरिजन में 1.5 वोल्ट ज्यादा है। तो आप कह सकते हो सर इसका मतलब अगर नेगेटिव का 0 है तो पॉजिटिव का 1.5 होगा, लेकिन अगर नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो पॉजिटिव की तरफ 11.5 होगा। तब भी डिफरेंस कितना आएगा? 1.5 ही आएगा। तो बच्चों ये क्या है? बैटरी। क्यों बैटरी है? क्योंकि ये आप अपने एनसीईआरटी की बुक या जिस बुक से भी आप पढ़ते हैं उसमें देखिएगा तो ये आपको कई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कई इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट्स का एक फिगर बना हुआ मिलेगा। फिगर, इन प्रतीकों को, इन सिंबल्स को आपको पहचानना होगा। तो बच्चों सिंगल सेल यानी सिंगल इलेक्ट्रिक सोर्स को हम सेल बोलते हैं, और जब मोर देन वन सेल को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो किस प्रकार कंबाइन करते हैं? एक सेल के नेगेटिव में दूसरे सेल का पॉजिटिव, दूसरे सेल के नेगेटिव में तीसरे सेल का पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? बैटरी। क्या हो गई? ये बैटरी। और ये क्या है?
पार्टिकुलर क्या है, ये सेल है, क्या है, सेल। तो हमारे पास ये 3 सेल की एक बैटरी है और कुछ इसी प्रकार की बैटरी यहाँ भी आपको नजर आ रही है। तो ये बैटरी है बच्चों, इस पर लिख देते हैं 12 वोल्ट। आप कहेंगे सर ये तो 4.5 वोल्ट है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है बच्चों। ये हमारा, आप जानते हैं कि अगर हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इलेक्ट्रिक स्विच भी लगा होता है, जिससे हम चाहें तो चार्ज का फ्लो स्टॉप कर सके, चार्ज का फ्लो बंद कर सके। तो साइंस की लैंग्वेज में स्विच को हम की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, की। तो बच्चों ये की है, स्विच है, अर्थात स्विच को ऑफ कर देने से, तो स्विच को क्लोज कर देने से जब हम ओपन कर देंगे तो कंडक्टिंग वायर में फ्लो होने वाला चार्ज स्टॉप हो जाएगा। अब बच्चों ये हमारा है एक डिवाइस जिसको हम बोलते हैं अमीटर। क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। और इसका फंक्शन होता है, ये अमीटर है और इसका काम होता है किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाले चार्ज को नापे कि किसी करंट में कितना, किसी कंडक्टिंग वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, या आई को नापता है, करंट को नापता है एम्पियर में, इसलिए इसको बोलते हैं अमीटर। और अमीटर हमेशा ऑलवेज ज्वाइन किया जाता है सीरीज में। बच्चों ये वोल्ट मीटर है, इसका काम है किसी कंडक्टर के टू इंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, इसका नाम वोल्ट मीटर है। और ये हमेशा पैरेलल जोड़ रहता है। कैसे जोड़ते हैं इसको, पैरेलल जोड़ते हैं। तो बच्चों ये सारे डिवाइसेस, और ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन है, इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन है। तो बच्चों और यहाँ पे हम कुछ रेजिस्टेंस बना के दिखाते हैं। रेजिस्टेंस नथिंग मोर देन ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों रेजिस्टेंस टर्म अभी आपको समझाते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रास्ते का रुकावट होता है जो अपोज पैदा करे, जो विरोध पैदा कर दे। तो अगर यहाँ पे हम, और हमेशा ये रेजिस्टेंस को हम यूं दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं तो लिखा होता है आपके कष्ट के लिए हमें खेद है। क्यों, क्योंकि वो ब्रेकर बना देता है। अब ब्रेकर पर आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो बच्चों ये होता है रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस है जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेजिस्टेंस है। अब बच्चों ये वोल्ट मीटर है, ये हमारा बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो इसी को हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम, लेकिन पहले इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लेते हैं। तो द continuous and connected by the continuous path इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के पास होने का पाथ होता है, इलेक्ट्रिसिटी के पास होने का पाथ होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने का पाथ होता है वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास होने का पाथ होता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। बच्चों ये आप देख रहे हैं वाटर। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या, द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड मीन्स
व्हेन स्विच ऑन, जब स्विच ऑन हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड पाथ। द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज to flow is said to be electric circuit, is said to be electric सर्किट। तो बच्चों ये हमारा एग्जाम्पल किसका है? इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम का है। अब अगला हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। क्या लगाएंगे हेडिंग? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो all of you are studying in CBSE board that I think इट इज वेरी इजी फॉर यू। आप समझ सकते हैं डायग्राम माने आप पढ़ते चले आओ चित्र। डायग्राम माने क्या होता है? चित्र। तो बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट का चित्र, अब कैसा चित्र हो, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा हो? बच्चों आप जानते हैं, कभी आपने देखा होगा कि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को किसी कंडक्टर से शार्ट करते हो, दोनों के साथ अगर टच करते हो तो बहुत तेजी से शार्ट होता है, चिंगारियां निकलती हैं। यानी किसी कंडक्टिंग वायर को सीधे आप नहीं यूज कर सकते, उसमें कुछ कंपोनेंट्स यूज करने होते हैं। जैसे ये रेजिस्टर है, क्या है बच्चों? रेजिस्टर है जिसमें रेजिस्टेंस है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये हमारा एम्पियर है, वोल्टमीटर है, और ये हमारा की है, ये बैटरी है। तो बच्चों द डायग्राम of an electric circuit with its components, कंपोनेंट में होता है अवयव। अब क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के? सबसे पहला बैटरी या सेल होगी, अगर फिर एक रजिस्टर होगा जो स्टार्ट होगा, जो वेरिएबल रजिस्टर देता है, जो स्टार्ट जो लेफ्ट में होता है, एक की होगा, एम्पियर होगा, वोल्टमीटर कंपोनेंट्स लाइक, यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूं, लाइक सेल और बैटरी, रजिस्टर्स, बल्ब्स, वोल्टमीटर, अमीटर, की, वेरिएबल रजिस्टर्स,
and conducting wire. Is known as, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो बच्चों लिख लीजिए, डाल दें। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बच्चों, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस दैट opposes the flow of charge inside it is known as रेजिस्टेंस। तो बच्चों, रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का वह प्रॉपर्टी होता है दैट अपोज फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड इट, जो किसी पदार्थ का, जो किसी सब्सटेंस का ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर फ्लो होने वाले चार्ज का अपोज करती है, चार्ज का अपोज करती है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। आइए रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस क्या हिंट डाल देंगे? रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस द प्रॉपर्टी ऑफ ये सब्सटेंस the property of a substance that opposes the flow of इलेक्ट्रिक चार्ज current, the property of a substance that opposes the flow of electric charge current is called resistance. Resistance and the substance having
this property is having this property means this property resistance. Having resistance is called रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि अगर हमारे हाथ में एक कंडक्टिंग वायर है और अगर ये कंडक्टिंग वायर में ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसमें आसानी से करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो हम कहते हैं इसमें रेजिस्टेंस है। लेकिन चूंकि बिकॉज इस कंडक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस है इसलिए कंडक्टिंग वायर क्या कहलाएगा? रेजिस्टर। क्या कहलाएगा बच्चों? रेजिस्टर कहलाएगा, रेजिस्टेंस। Resistance is denoted by capital R and its SI unit is ohm। तो ये आपके समझ में रेजिस्टेंस आ गया। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि अब ये रेजिस्टेंस आ गया है और अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते होंगे जो किसी रजिस्टर जो किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस को घटाते बढ़ाते होंगे, तो उन सारी चीजों को हम फैक्टर कहेंगे। कुछ ऐसी बातें होंगी तो उन बातों को हम फैक्टर बोलेंगे, कारक बोलेंगे। तो ऐसे फैक्टर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे जो किसी सब्सटेंस की रेजिस्टेंस को घटा या बढ़ा सकते हो। दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेडिंग क्या लगाएंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग लिख लीजिए। ओम resistance is equivalent to the ratio of potential difference and following current। This means R equal B by I। R equal B by I। तो आइए अब हेडिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेडिंग लगाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। डाल दें।
बच्चों यहाँ पे हम फिर लिख रहे हैं सबस्टेंस, यानी जिन पे रेजिस्टेंस होता है उन्हें रजिस्टर कहते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ ये रजिस्टर। लगा दिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए फर्स्ट हमारा क्या है, the length of wire चलिए हम नंबर 2 क्या लिखेंगे, नंबर 2 लिखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। थर्ड ले लेते हैं थर्ड हम क्या ले लेते हैं, थर्ड हम ले लेते हैं द मटेरियल ऑफ the material of wire, that is resistor। बच्चों फोर्थ हम ले लेते हैं यहां द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर आएगा, द नेचर ऑफ the nature of material of wire, the nature of material of wire आएगा। फोर्थ देख लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर आइए बच्चों पढ़ लेते हैं द लेंथ ऑफ ए रजिस्टर। अगर हम किसी रजिस्टर की लेंथ को यल से रिप्रेजेंट करें, स्मॉल यल से, तो स्मॉल यल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the resistance to the
resistance. और L is directly proportional to R. L is directly proportional to R. बच्चों यहाँ हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करें तो बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? ये अगर कंडक्टिंग वायर है, ये अगर कंडक्टिंग वायर है तो इसको काट दिया जाए तो क्रॉस सेक्शन एरिया होती है। अगर हम इसको दिखाएंगे कैपिटल ये से, इसको स्मॉल एल से लिखा देते हैं, इसको दिखाएंगे कैपिटल ये से, तो बच्चों एल इज यानी एरिया इज inversely proportional to resistance to the resistance के डायरेक्टली ना होके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस मीन्स अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, घटेगा। तो क्या आता है? ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, ये तो बाय कंबाइनिंग द टू इक्वेशंस, अगर हम दोनों और द रेजिस्टेंस also depend on the materials from which it is made up of. It is made up of. तो बच्चों by combining the two equations, टेम्परेचर की बात भी कर लेते हैं हम। तो पहले बाय कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट R is directly proportional to L by A. L by A ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है R इक्वल्स रो L बाई ये। Where ये this is known as rho and is called resistivity or specific resistance, is called resistivity
are specific resistance. Specific resistance. Specific resistance. चलिए तो अब मिटा देते हैं और हेडिंग लगा देते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस इट्स SI यूनिट इक्वल ओम मीटर। ओम मीटर क्या होता है? ओम मीटर। किसका SI यूनिट? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम मीटर होता है। तो बच्चों यहाँ टेम्परेचर बचा है, हम चर्चा कर लेते हैं। आपने देखा कि जो लेंथ ऑफ वायर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। अब आता है कि गर्मियों में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो तार की लंबाई बढ़ेगी या घटेगी? श्योर है, तार की लंबाई लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज होगा, तो ऐसे में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो हम लिख सकते हैं टेम्परेचर इज also direct proportional. Temperature is also directly proportional to the length of wire, to the resistance of wire. बच्चों मिटा लें। तो हमारा टॉपिक आता है स्पेसिफिक resistivity or specific resistance of a substance आइए लिखते हैं क्या होता है। The resistance of a
substance having unit volume is called resistivity or specific resistance of that सबस्टेंस। इससे हम समझ सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास सबस्टेंस है जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है, तो जितना रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा वो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहलाएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहलाएगी। बच्चों आप जानते हैं ओम्स लॉ। चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।